चीफ रीजनल मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी GIU वेस्टर्न जोन नागपुर ब्रांच के प्रेसिडेंट कॉमरेड चंदू देशपांडे, हमारे वेस्टर्न जोन के रीजनल सेक्रेटरी कॉमरेड करपे और जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड प्रशांत दीक्षित और उपस्थित सभी साथियों। दरअसल आज का जो दिन है, ये दिन में दो घटनाएं। एक तो एक महान क्रांतिकारी, आज़ादी की जंग में लड़ने वाला आदमी, समाजवादी विचारसरणी वाला आदमी, अंबेडकरवादी विचारसरणी वाला आदमी अन्ना भाऊ साठे, इनका आज जन्मदिन है। और साथ ही हमारे स्वतंत्र सेनानी बाल गंगाधर और तिलक, इनका आज स्मृति दिन है। और इसके साथ ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन GIA, इसका आज स्थापना दिवस भी है। साथियों, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना और उसका इतिहास आपको कॉमरेड दीक्षित ने बताया, आपने उसको समझा भी होगा। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की उपलब्धियों की जब बात होती है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि है तो वो उपलब्धि है इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का जब नेशनलाइजेशन हुआ, तभी 106 कंपनियों को मिलाया गया, एक इनकी पेरेंट कंपनी बनाई गई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अंतर्गत 4 कंपनियां बनाई गई, ओरिएंटल, नेशनल, यूनाइटेड और न्यू इंडिया। और इन चारों कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई। उस समय के जो हमारे नेतागण लोग थे, उन्होंने सरकार से कहा कि भाई देखिए, आप अगर नेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो LIC जैसा एक GIC बना दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पब्लिक को अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, इसलिए कंपनियों के बीच में आपस में स्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये 4 कंपनियों को अलग अलग बना रहे हैं। हमारी मांग को हम दोहराते रहे, जब कभी भी मौका मिला हमने कहा कि ये एक कॉरपोरेशन होना चाहिए। उसके बाद में 2000 में जब सरकार ने जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खोला, प्राइवेट कंपनियों को बोला कि आप आइए और बिजनेस करिए, तो 2002 में फिर हमने कहा कि अभी तो प्राइवेट कंपनियां आ गई, कंपटीशन तो चालू हो गई है, तो हमें अभी 4 कंपनियों को मर्ज कर दीजिए। तब भी उन्होंने नहीं माना। फिर सन 1917-18 में हम लोग दिल्ली में गए। दिल्ली में जाने के बाद में काफी आर्गुमेंट हुए, चर्चा हुई, और उनको ये कहा गया कि देखिए, आप 4 कंपनियों को मर्ज कर दीजिए अगर इस इंडस्ट्री को अच्छे ढंग से आप चलाना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, बेटर सर्विसेज कस्टमर को देना चाहते हैं, जो सरकार के प्रोग्राम है उसको सही ढंग से अगर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री को 4 कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी करनी चाहिए। वो 4 कंपनियों की बात सुनने के बाद में उन्होंने ठीक उसके उल्टा किया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ला दी और उनके 13% शेयर मार्केट में बेच डाले। जैसे ही 13% शेयर मार्केट में बिके, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं रही, गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं रही। अगर आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का बोर्ड कहीं पर देखेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको, भारत सरकार का उपक्रम। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अगर बोर्ड देखेंगे तो उसके नीचे भारत सरकार का उपक्रम लिखा हुआ नहीं मिल।
क्योंकि उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। 13% बेचा, फिर उसके बाद में और 12% बेचने की बात चल रही, तो 25% बेचेंगे। ये बात यहीं तक तो ठीक थी, लेकिन इसके आगे भी सरकार निकल गई। हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी जब थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक घोषणा कर दी कि 4 कंपनियां नहीं, लेकिन 3 कंपनियों को हम लोग मर्ज कर रहे हैं। सरकार के वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर में घोषणा की। ऐसा कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में जो बातें कही जाती, जो घोषणाएं की जाती है, उनका एक अर्थ होता है, उसको एक कीमत होती है। तो उन्होंने घोषणा कर दी, और घोषणा करने के बाद में एक कमेटी को अपॉइंट किया गया। उसको कहा गया कि आप इसका रिपोर्ट बनाइए, इसको हम कैसा मर्ज करेंगे, किस ढंग से इस कंपनी को चलाया जाना चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सारी बातों के लिए कंपनी को अपॉइंट किया गया। हमने भी अप्रोच किया कि भाई कंपनी के सामने हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम लोग इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। आप प्रोप्राइटर है, तो हमारा भी इसमें बहुत अहम रोल है, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो ये कहा गया कि ठीक है, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो आपको भी निश्चित रूप से बुलाएंगे और बातचीत करके उसका अंतिम निर्णय होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2 साल बीतने के बाद वो जो प्रपोजल था 3 कंपनियों को मर्ज करने का, उसको बाजू में रख दिया गया। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। क्यों बाजू में रखा, इसका भी कहीं कोई जवाब नहीं है। एक नया चीज, निर्मला सीतारमण जी जब फाइनेंस मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने एक नया चीज लाया। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर में कि एक कंपनी को हम प्राइवेट करने जा रहे हैं। हमने पूछा कौन सी कंपनी? नहीं रुकिए, आपको पता लग जाएगा। पता लग जाएगा ठीक है, लेकिन बताइए कौन सी कंपनी है। वो बताने को तैयार नहीं है। एक कंपनी को प्राइवेटाइज करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सोचते थे कि प्राइवेटाइज करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि एक कंपनी को पकड़ेंगे, उसका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अगर चेंज करके कंपनी को कुछ रिफॉर्म करने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और एक छलांग लगाई, और एक छलांग लगाने के बाद में अभी परसों उन्होंने कहा कि जिब्ना एक्ट को अमेंड करेंगे। जिब्ना एक्ट को अमेंड करेंगे का मतलब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसको हम चेंज करेंगे। तो क्या चेंज करेंगे? तो चेंज ये करेंगे कि सरकार का पूरा कंट्रोल, ओनरशिप या मोर देन 51% शेयर ये पब्लिक सेक्टर कंपनी में नहीं होगा। हम अभी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और गवर्नमेंट का जो शेयर है वो लेस देन 51% लाएंगे। लेस देन 51% शेयर आने के बाद में क्या होगा, इस बात को भी हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्या होगा? गवर्नमेंट के कंट्रोल हट जाएंगे, तो सर्विस कंडीशन से लेकर आपके वेज रिवीजन और रिक्रूटमेंट तक की तमाम बातें जो है वो प्राइवेट बोर्ड डिसाइड करेगा। और फिर एक कंपनी को प्राइवेट करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो एक्ट ही अमेंड हो जाएगा तो हम एक एक करके तीनों कंपनी का प्राइवेटाइजेशन भी कर सकेंगे। इस टाइप का एक जो प्रपोजल है वो पार्लियामेंट में आया हुआ है और उसके ऊपर कल चर्चा होने वाली है। अगर वो बिल पास हो जाता तो विरोध के लिए तो जनरल इंश्योरेंस के सभी एम्प्लॉइज को राइट फ्रॉम सीएमडी टू सब स्टाफ, ये मैं कहूंगा, प्रोटेस्ट स्ट्राइक में जाना चाहिए।
गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहिए कि वी डोंट एग्री विद दिस स्टैंड। ये कौन सा स्टैंड लिया आपने? क्या चाहते हैं आप? 71 में नेशनलाइजेशन हुआ और 50 साल के भीतर आप उसको फिर से प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? क्या वजह है? क्या कारण है? क्या आपकी नीति इस देश के अंदर में जितने उद्योग हैं उनको एक एक करके बेचो, यही है? इस देश के सामान्य नागरिक की बात करने की कोई बात नहीं है। इस देश के अंदर में जो इंडस्ट्री है उसको बचाने की कोई बात नहीं है। और सबसे मेन बात, क्यों चाहती है सरकार ये प्राइवेटाइजेशन का भूत? क्योंकि सरकार को इस देश के अंदर में जो आरक्षण की नीति है, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, उसको इनडायरेक्ट ढंग से खत्म करना है। वो नहीं चाहती है कि नेशनलाइज सेक्टर रहे और वहां पर जो समाज का नीचे का तबका है उसको वहां पर चांस मिले, उसके लिए रोजगार निर्माण हो। ये वो नहीं चाहती है। वो चाहती है कि इन कंपनियों को अंबानी, अदानी जैसे लोग खरीदे और अपने ढंग से, मनमाने ढंग से इसको चलाएं। अभी ये सारी स्थिति में हमारे हाथ में क्या है? फिर लोग पूछेंगे एक दिन के स्ट्राइक से क्या हो जाएगा? क्यों जाएंगे हम लोग एक दिन के स्ट्राइक पे? तो भाई साहब, एक दिन के स्ट्राइक से निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमला है वो इतना बड़ा है कि आपकी जो लड़ने की ताकत है उसके सामने बहुत कम है। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं लड़ता ही नहीं, तो कल तो आपको गर्दन छाट देंगे। कहेंगे अच्छा है, लड़ते नहीं हैं, तो क्या इनकी गर्दन छाटो। इस तरीके की जो पॉलिसी है सरकार की, उसको हर एक ने समझ लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि ऐसी सरकार को लाइए जो सरकार कामगारों का, किसानों का, गरीबों का, दलितों का, जो नीचे तबके के लोग हैं उनका, इन सबका ख्याल करे, इनकी बेहतरी के लिए काम करे। तो ये सरकार आएगी कैसे? ये सरकार आने के लिए है तो हमें चुन के देना पड़ेगा। आपको पता है, जब इस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हुआ, ये 1971 की बात है, और आप अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को थोड़ा बहुत जानते होंगे या आपने देखा होगा, तो आपको यह भी याद होगा कि 70-71 में कांग्रेस के भीतर दो ग्रुप बने थे, एक सिंडिकेट, एक इंडिकेट। सिंडिकेट गेट में संजीवा रेड्डी और बहुत सारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो थे, जबकि इंडिकेट में इंदिरा गांधी थी। उस समय में इंदिरा गांधी अपना बहुमत चाहती थी और इंदिरा गांधी के राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार थे, कॉमरेड वीवी गिरी, उनको चुनकर लाना चाहती थी। तो उस समय में इंदिरा गांधी ने लेफ्ट पार्टी वालों से मदद मांगी, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट में लेफ्ट पार्टी वालों का एक अच्छा खासा फिगर था। तो लेफ्ट पार्टी वालों ने कहा कि ठीक है। उस समय इंद्रजीत गुप्ता थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट में आपकी सरकार बचेगी, लेकिन हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कुछ डिमांड है, उस डिमांड को आपको पूरा करना होगा। तो ये डेवलपमेंट होने के पहले ही कॉमरेड KSB पिल्ले, PP रविंद्रनाथन, ये सारे लोग इंदिरा गांधी से वैयक्तिक रूप से मिल चुके थे कि इस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। और ये मौका देखते हुए कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता ने
इंदिरा गांधी से कहा कि आप इस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करिए, और अकॉर्डिंगली ये इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हुआ। अगर आप थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे तो इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि जीआईआई का जो लीडरशिप है वो पूरी शिद्दत से इसके लिए लगा रहा और कोशिश करता रहा कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए, और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी के जो लोग थे उन लोगों ने भी हम लोगों को सपोर्ट देके इस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करवाने में बहुत बड़ी मदद की। आज की स्थिति उसके विपरीत है। जब हम लोग का चुनाव आता है तो हमारा काम करने वाला जो वर्कर है, खेती करने वाला जो किसान है, जो 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, सरकार सुन नहीं रही उसकी बात, ये जो वर्ग है, ये वर्ग चुनाव आते ही अलग अलग झंडे के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। कोई कहता है मैं नीले कलर का हूं, कोई कहता है मैं भगवे कलर का हूं, कोई कहता है कि मैं हरे कलर का हूं। तो ये अलग अलग कलर के झंडे हैं, उसके नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो उसके बाद में सरकार बदलने की जब बात आती है तो उस बदलाव के लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। हम लोग देखिए इस देश के अंदर में कामगारों की संख्या कितनी है, और अगर सारे कामगार और किसान ये तय कर ले कि भाई जो कामगार विरोधी है, जो किसान विरोधी है, ऐसी सरकार को हम सत्ता में नहीं आने देंगे, तो वो लोग सत्ता में नहीं आ सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा। वो सत्ता में हमारी बदौलत आते हैं, इस देश के कामगारों के बदौलत आते हैं, इस देश के किसानों के बदौलत आते हैं, और उन्हीं के ऊपर वार करते हैं। वो क्या करते हैं चुनाव में? जो अदानी और अंबानी का पैसा है उसको यूज करते हैं, चैनल खरीद लेते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, गांव गांव में जाके शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, और चुनाव जीता जाता है। लेकिन हमारा जो वर्कर है, हमारा जो किसान है, वो इन सब बातों को जानते हुए भी चुनाव के समय में अपने आप को अलग कर लेता है। तो ये यूनिटी को लेके चलेंगे, और 24 के इलेक्शन में अगर कुछ चमत्कार होगा तो हम लोग का भविष्य कुछ अच्छा हो सकता है। अदरवाइज आपने जैसे देखा कि अभी धीरे धीरे आपके पास में ऑफिसेस को क्लोज करो, नॉन वायबल ऑफिसेस है उसका शटर डाउन करो, 2 आरओ है उसका 1 आरओ करो, जो रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर बैन लगाओ। क्लास 3-4 का किधर रिक्रूटमेंट है इंडस्ट्री में? क्लास 1 का रिक्रूटमेंट का रेशो क्या है इंडस्ट्री के अंदर में? कोई रिक्रूटमेंट नहीं। हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर जो बिजनेस लाने वाला वर्ग है उसका तक रिक्रूटमेंट नहीं। तो इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री को खत्म करने की जो चाल है, जो सरकार की पॉलिसी इस इंडस्ट्री को समाप्त करने की है, उस पॉलिसी के विरोध में हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष करने की भी एक मर्यादा है। मुझे पक्का पता है अगर आज ये कहा जाए कि भाई कल से हम लोग इंडिपेंडेंट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो हमारे में से आधे लोग तो बीमार हो जाएंगे। इंडिपेंडेंस स्ट्राइक पे जाना है, फिर उसमें के 25% बोलेंगे अरे भाई मेरे पास पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, अभी तो मेरा 3000 रुपये रोज कट जाएगा, भाई कहां से खर्चा करूंगा। वो थोड़ी देर के लिए कभी ये नहीं सोचेगा कि ये जो 3000 तनख्वाह है
ये 3,000 रोज की तनख्वाह संघर्ष के कारण ही मिली है भाई। तुमने लड़ाई लड़ी, स्ट्राइक किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए, उसके बाद में वेज निगोशिएशंस होगा और होने के बाद में आपको सैलरी बढ़ के मिली। वरना जो लोग 80s में काम करते थे, 80s में तनख्वाह कितनी थी आप लोगों को पता नहीं है शायद, मुझे पता है, मुझे 495 सैलरी मिलती थी। चंदू देशपांडे को भी उससे भी कम। हमारे रामू यादव जी है, उनकी सैलरी उससे भी कम, क्योंकि वो प्राइवेटाइज से आए। तो हमारी जो 495 की सैलरी 70,000 तक आई। तो इस बीच में इन्फ्लेशन बढ़ा ही एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ ही आपको हर 5 साल में जो वेज रिवीजन मिलता गया, जो आपकी वेज रिवाइज हुई, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल उसके अंदर में है। अभी की क्या स्थिति है? 48 माह हो चुके हैं, कितने सारे डेमोन्स्ट्रेशन कर लिए, मेमोरेंडम दे दिए। अभी हमारे सीआरएम साहब बोल रहे थे कि दीक्षित मेमोरेंडम लेके आता है मेरे पास में। हाँ, मेमोरेंडम दिए, इनको दिए, इन्होंने उठा के ऊपर भेज दिए, ऊपर वाले ने उठा के जिप्सा को दे दिए, जिप्सा वालों ने ये मेमोरेंडम मिनिस्ट्री को नहीं भेजे, मिनिस्ट्री को सिर्फ खबर भेज दी कि साहब वहां अनरेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर में, मेमोरेंडम सबमिट हो रहा है, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ने कहा ठीक है, मेमोरेंडम भेजा है ना, ओके, कोई बात नहीं। तो सरकार ने किया क्या है, इसको भी आप देखिए। LIC का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान आया, डिक्लेयर हुआ, LIC में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, और सिर्फ 4 निगोशिएशंस में LIC का चार्टर ऑफ डिमांड सेटल हो गया। वो भी 4 निगोशिएशंस कैसे हुए? फेस टू फेस नहीं, ऑनलाइन, और चार्टर डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया। जबकि हम लोग का एक्सपीरियंस है कि 4 राउंड में तो इनिशियल बातचीत ही चलते रहती है, जब तक कभी तो उसके 12-13 राउंड नहीं होते तब तक उसमें तो कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। लेकिन LIC का हो गया। बैंक के बारे में देखिए, बैंक को कहा गया कि आपके 3 बैंक को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। बैंक एम्प्लॉय ने प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किए, स्ट्राइक का कॉल दिया, लेकिन बाद में चार्टर ऑफ डिमांड उनका भी सेटल हो गया और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी हो गया। नहीं हुआ ऐसा नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि सरकार को इस देश के एम्प्लॉइज से कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं, और वो ये चाहती है कि एम्प्लॉय की संख्या को, जिसको हम प्रोटेक्टेड रिजर्व्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, रिजर्व्ड एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आप जब इंडस्ट्री में आए तो आपकी उम्र के 60 साल तक के लिए तो आप सिक्योर्ड है। जब तक आप कहीं चोरी डकैती, करप्शन, मैन हैंडलिंग, इसके जैसा कोई काम नहीं करेंगे तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। छोटी मोटी गलती हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेमो मिल गया, चार्जशीट मिल गया तो भी उसका रिप्लाई चला जाता है, फिर भी उसकी नौकरी प्रोटेक्टेड रहती है, सिक्योर्ड रहती है। सरकार को वो नहीं चाहिए। जैसा अभी चंदू देशपांडे बोला, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बिल्कुल सही है। कल अगर इस आदमी को कंपनी निकाल दे काम से और ये कहे कि मैं अभी कोर्ट जाता हूं लड़ने के लिए
तो कोर्ट तो पहले ये कहेगा कि भाई आप नौकरी करते थे, इसका प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ क्या है? प्रूफ है अपॉइंटमेंट लेटर। और जब अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है तो कंपनी एक लाइन में कह देगी कि ये आदमी हमारे पास तो काम ही नहीं करता था, मामला खत्म। उस तरह की स्थिति, उस तरह का वातावरण इस देश के अंदर सरकार को निर्माण करना है। और इसलिए हम लोगों की जितनी सारी मांगे हैं वो एक तरफ, पेंशन का अपडेशन होना चाहिए, फैमिली पेंशन का इंक्रीज होना चाहिए, वेज रिवीजन होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में बचा के रखना चाहिए। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर में ये इंडस्ट्री रहेगी तो ही आपके जितने राइट्स है जो आपने लड़के हासिल किए, किसी ने आपको दान में कुछ नहीं दिया, ये ख्याल में रखिए आप। सब चीज के लिए आपने लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई से ये सारा चीज आपको मिला है, उसको अगर बचा के रखना है तो ये इस इंडस्ट्री को नेशनलाइज सेक्टर में रखना जरूरी है। अब नेशनलाइज सेक्टर में जरूरी है रखना, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए संघर्ष के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या संघर्ष करेंगे? अभी कल बिल पास हो जाएगा, परसों एक दिन का हम लोग स्ट्राइक भी कर लेंगे, तो क्या इमीडिएटली प्राइवेटाइजेशन आएगा? नहीं, उसको टाइम लगेगा। कम से कम उसमें साल भरे का पीरियड जाएगा। अगले साल के बजट के पहले पहले इसमें कुछ डेवलपमेंट होगा, ये स्थिति बनेगी। लेकिन अगर हमारी लड़ाई बराबर जारी रही तो हो सकता है सरकार ने जैसा 3 कंपनियों को मर्जर नहीं करने का निर्णय लिया, उसी ढंग से इस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज नहीं करने का निर्णय भी सरकार ले सकती है, बशर्ते उसके ऊपर उतना प्रेशर बिल्ड हो। मोटी चमड़ी की सरकार है, दूसरे शब्दों में कह दे तो बेशरम सरकार है, कोई शर्म नहीं। अब पार्लियामेंट की न्यूज तो आप लोग देखते होंगे, बिना ऑक्सीजन के कोविड में कितने लोग मरे? एक भी नहीं मरा, डाटा नहीं है। सिंघू बॉर्डर के ऊपर में किसान बैठे हैं, कितने मरे? एक भी नहीं मरा, डाटा नहीं है। और कल मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि इस देश के अंदर में जो आर्थिक स्थिति आई है उसके लिए नेहरू की नीतियां जिम्मेदार है। अरे भाई, नेहरू को जाके कितने साल हो गए, आपको सत्ता में आके कितने साल हो गए, आपने क्या किया इतने साल में, इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है, जो जो सरकारी कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनियां अपने दोस्तों को बेचो। अपने दोस्तों को बेचो मतलब देख लीजिए, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, अदानी जी ले रहे हैं, रेल बिक रही है, अदानी ले रहे हैं, कोयला खाने बिक रही है, अंबानी ले रहे हैं, अदानी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर रहे हैं, अंबानी कर रहे हैं। डिफेंस का प्रोजेक्ट है, डिफेंस जिसको हम लोग करते हैं कि देश का बहुत सेंसिटिव मैटर है डिफेंस, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अंबानी को, कंपनी को परमिशन गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट का ये जो तरीका है, ये तरीका हम सबके लिए घातक है। हम लोग ज्वाइंटली दूसरे को साथ लेके भी लड़ रहे हैं, उनको भी साथ ले रहे हैं, और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी लड़ रहे हैं। साथ ही जितने अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है
उनसे भी मिलके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का बिल पार्लियामेंट में आ रहा है उसका अपोज करिए। ये सही नहीं है, ये गड्ढे में जाने वाली बात है, विरोध करिए। लेकिन फिर वही बात है, वो विरोध करेंगे, लेकिन उनकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, राज्यसभा में, उस बिल को पास कराएंगे। इतनी उनके पास में ताकत है। और इसलिए ये कहा जाता है कि जब सत्ता बहुत ज्यादा किसी के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और वही स्थिति आज के घड़ी में जो आज की सरकार है उसकी बनी हुई है। उनको पता है कि हम पार्लियामेंट में कुछ भी करेंगे तो हम लोग उस बिल को पास करा लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले हफ्ते भर से जो पार्लियामेंट चल नहीं रही है, जिसमें विरोधाभास बना हुआ है, जिसमें अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है, डिमांड कर रही है कि पेगासस के इश्यू पे बात करिए, किसान आंदोलन पे बात करिए, उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं। और इन सब बातों को बाजू में रख के सबसे इंपॉर्टेंट बात उनको ये लगती है कि जिब्रा एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। ये बात उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। इसका कारण ये है क्योंकि अगर ये कंपनी को बेचने की बात करेंगे तो ये बेचने के बाद में आने वाला जो पैसा है वो फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा और ये गवर्नमेंट पैसे का हिसाब देने के लिए भी तैयार नहीं। जब उनसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर फंड में जो लोगों ने कोविड के लिए पैसा दिया उसका क्या है, उसका कौन सा हिसाब है, तो वो हिसाब भी गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी विकट स्थिति में आज का ये जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो आकर फंसा हुआ है। यहां पर हमको पूरी ताकत के साथ लड़ने की आवश्यकता है। हमको ये समझकर लड़ने की आवश्यकता है कि इस इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में बचाना है, इस इंडस्ट्री का जो प्राइवेटाइजेशन है उसको रोकना है। और इस प्रतिज्ञा के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाएंगे, अपने भीतर में समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता क्या है, तो सही मायने में आज का जो गोल्डन जुबली का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम सफल रहा, उसका कोई मैसेज लोगों तक गया, लोगों के समझ में आई बात, ऐसा मैं समझूंगा। मुझे लगता है कि आज के इस मौके पर काफी सारी बातों के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा की है। आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। समय निकालकर उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी वो इस प्रोग्राम में आए और हमारे बीच शामिल हुए, उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद मेरी ओर से। और आज के इस गोल्डन जुबली ईयर ऑफ GIIA के बारे में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए और आगे आने वाले समय में जो लड़ाई है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।